जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अवेकनिंग क्लासेस। जिस तरह हमने जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के लेक्चर करा, मैराथन सेशन करा, उसके बाद हमने कंप्यूटर का मैराथन सेशन करा, आज मैं आपको जनरल इंग्लिश रिवाइज करवाने की कोशिश करूंगा विद द हेल्प ऑफ मॉक क्वेश्चंस। तो ये जूनियर असिस्टेंट के मॉक के क्वेश्चंस हैं, पहले 2 मॉक के, तो 40 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। कंप्रीहेंशन आप खुद ट्राई करोगे, जैसे ये लेक्चर कंक्लूड हो जाएगा मैं पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा, वहां से आप कंप्रीहेंशन ट्राई करोगे। बाकी मैं आपको बताऊंगा, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है जनरल इंग्लिश का टॉपिक, बट एक बार रिवाइज करवाना आपको इंपॉर्टेंट है। सो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो, खुद क्वेश्चंस ट्राई करना पहले, उसके बाद एक्सप्लेनेशन को सुनना, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू। तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस का है, देखो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से आराम से मार्क्स सिक्योर किए जा सकते हैं, तो इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपने चीज़ें लेनी है एग्जाम में। तो इनका पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है। पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस मैंने आपको पढ़ाया था। क्या कहता है, द बॉयज़ वर प्लेइंग क्रिकेट। बॉयज़ जो हैं वो क्रिकेट खेल रहे थे, द बॉयज़ वर प्लेइंग क्रिकेट, इसका आपने पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में 2-3 चीज़ें मैंने आपको याद करवाई थी, अगर उतना भी आपको पता होगा तो कर लोगे। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के क्या रूल्स थे। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का सबसे पहली बात, इसमें टेंस चेंज नहीं होता है। अगर प्रेजेंट में है तो बात को प्रेजेंट में ही रखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बात है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ही रखो, पास्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट का मतलब टेंस चेंज नहीं होता है, ये याद रखो। टेंस चेंज नहीं होता जब एक्टिव का पैसिव बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जब इसको चेंज करते हो, एक्टिव को पैसिव बनाते हो, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हो, उसके साथ बाय भी यूज करते हो। ये 2 चीजें भी आपके पैसिव वॉइस में नॉर्मली दिखती हैं और मैक्सिमम टाइम पे दिखती हैं, ठीक है। दिस इज क्लियर। और जब आपका कोई सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, तो पैसिव बना रहे हो तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूँ तो मैं सब्जेक्ट हूँ, आप सुन रहे हो, आप ऑब्जेक्ट हो। बट जब मैं पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा। अभी चेंज करूंगा, सब बता दूंगा, बट ये 3 चीजें तो बिल्कुल याद रखनी है जब भी एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाना है। दिस इज क्लियर। अब और क्या रूल है, आपने टेंसेस पढ़े हुए ना, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट हो गया, पास्ट इंडेफिनेट हो गया या फ्यूचर इंडेफिनेट, सिंपल जो प्रेजेंट टेंस होते हैं या सिंपल पास्ट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस, जब उनको हम चेंज करते हैं ना, उनका पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो पैसिव वॉइस में हम इज एम आर का यूज़ करते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट को चेंज कर रहे हैं ना, इसका पैसिव वॉइस बनाते समय हम इज एम आर का यूज़ करेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, वो तो यूज़ होती है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल पास्ट इंडेफिनेट सिंपल यार, आई वेंट टू जम्मू, ठीक है, आई वेंट टू जम्मू, ये क्या है, ये पास्ट इंडेफिनेट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है ना, तो पास्ट इंडेफिनेट। इसका जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो आप क्या यूज करोगे, वाज वर यूज करोगे। क्या यूज करोगे, वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद थर्ड अगर मैं बोलूँ, जैसे फ्यूचर इंडेफिनेट है, उसमें क्या यूज होता है, शेल विल। फ्यूचर इंडेफिनेट में शेल विल यूज होता है, तो जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो आप क्या यूज करोगे, शेल बी विल बी, ठीक है, शेल बी विल बी और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, उसका एक रीजन है, इसी क्वेश्चन में मैं अप्लाई करके बताऊंगा। तो सिंपली मैंने आपको 3 रूल बताए, जब भी आप एक्टिव को पैसिव बनाओगे, पहली बात तो टेंस को चेंज नहीं करना, दूसरी बात वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय यूज करो, थर्ड अगर आपका सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। अब एक चीज़ मैंने और बताई कि जो प्रेजेंट इंडेफिनेट है उसमें क्या होता है, जैसे मैं प्रेजेंट इंडेफिनेट लिखूंगा, मैं सिंपली लिखूंगा आई गो टू जम्मू, ठीक है, आई गो टू जम्मू, मैं ऐसे लिखूंगा। जब आप इसका पैसिव बनाओगे तो वहां पर इज एम आर का यूज करोगे, फिर पास्ट वाले का बनाओगे वाज वर का, और फ्यूचर इंडेफिनेट का बनाओगे शेल और विल का यूज करोगे, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, सॉरी। अब अगर आप सपोज करो कॉन्टिन्यूज ले रहे हो, मतलब ध्यान से सुनो, बस इसी में प्रॉब्लम आती है। अगर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज ले रहे हो या पास्ट कॉन्टिन्यूज ले रहे हो, ठीक है, या फ्यूचर कॉन्टिन्यूज ले रहे हो, मैंने आपको बोला टेंस चेंज नहीं होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज में इज एम आर यूज होता है, यहाँ पर भी इज एम आर यूज होगा, बट इसमें और इसमें फर्क क्या रह जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो इधर भी आती है, ठीक है। तो ये तो सेम हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज का तो पैसिव वॉइस सेम हो गया। ऐसा नहीं होता, इसलिए नहीं होता क्योंकि जब भी हम कॉन्टिन्यूज बनाते हैं हम इज एम आर के साथ बीइंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बीइंग। इसी तरह पास्ट कॉन्टिन्यूज में भी हम वॉज वर्ड के साथ क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे। ये चीज समझाने के लिए मैंने ये लिखा सारा, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इसी तरह फ्यूचर कॉन्टिन्यूज करेंगे तो विल बी शेल बी आएगा, उसके साथ क्या आएगा, बीइंग आएगा। क्या आएगा, बीइंग आएगा, बीइंग आएगा, उसके साथ क्या आ जाएगा हमारे पास, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई होप ये अब आपको समझ आ गया, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। क्या देखा, देखो मैं आपको ये समझा रहा हूँ, यही कंफ्यूजन होती है जब प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट को चेंज करते हैं तो इज एम आर लगाना पड़ता है, वॉज वर लगाना पड़ता है, शेल बी विल बी लगाना पड़ता है, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय तो आता है, आपको पता है। बट अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज को या पास्ट कॉन्टिन्यूज या फ्यूचर कॉन्टिन्यूज चेंज करेंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज में भी तो इज एम आर होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूज में भी तो वॉज वर, तो फर्क क्या रह जाएगा दोनों में, सिंपल और कॉन्टिन्यूज वाले में। फर्क यही है कि कॉन्टिन्यूज वाले में हमेशा बीइंग यूज होता है। क्या यूज होता है, बीइंग। ये कभी मत भूलना, जो कॉन्टिन्यूज वाले होते हैं उसमें बीइंग यूज होता है, ठीक है।
ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। उसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद एक दो चीज़ें और बता दूंगा। एक क्वेश्चन पे मेहनत करेंगे, जैसे पैसिव वॉइस के एक क्वेश्चन पे मेहनत किया, उसके बाद नरेशन के एक क्वेश्चन पे मेहनत करेंगे, बाकी सारा आपका निकलता जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल चेंज द गिवन से पैसिव वॉइस बनाना है, द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट। क्या कह रहा है, बॉयज जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो देखो हमने पहले ऑब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो क्रिकेट सबसे पहले आ रहा है, तो सब में क्रिकेट है, तो इसमें कोई देखने वाला नहीं। अब देखो ये सेंटेंस कौन सा था, वर प्लेइंग, ये कौन सा है, पास्ट कॉन्टिन्यूस। कौन सा है, पास्ट कॉन्टिन्यूस। मैंने आपको बता दिया पास्ट कॉन्टिन्यूस को जब चेंज करोगे तो सिंपली वॉज वर लगेगा प्लस उसके साथ बीइंग लगेगा। अब देखो यहाँ पर ये दोनों तो काट दो, ये तो आएंगे नहीं, क्रिकेट के साथ वाज आता है, दोनों में ठीक है, बट यहां पर बीइंग लगा है, यहां पर बीइंग नहीं लगा। इसका मतलब ये वाला गलत है, ये वाला करेक्ट। आपको कैसे पता चला, देखो ना, अगर ये बोलता, ध्यान से सुनो, अगर ये बोलता द बॉयज प्लेड क्रिकेट, द बॉयज प्लेड क्रिकेट, ठीक है, इसका मतलब ये होता है ये पास्ट इंडेफिनिट होता है। उस केस में हम बोलते हैं क्रिकेट वाज प्लेड बाय द बॉयज, ठीक है। बट ये बोल रहा है द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, इसका मतलब ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है। तो जब मैं इसको चेंज करूंगा तो क्रिकेट वाज बीइंग आएगा, तो बीइंग से मुझे आइडेंटिफाई हुआ, इधर बीइंग नहीं है। इस वजह से दोनों में डिफरेंस हमें पता चला और हम आंसर तक पहुंचे, ठीक है। समझ आ गया। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज में सिंपली देखना होता है कि टेंस से चेंज नहीं होता है, बट कॉन्टिन्यूस वाले केस में बीइंग लग जाता है। अदरवाइज जो सिंपल वाला केस होता है वहां पर बीइंग नहीं लगता, बाकी ऑलमोस्ट चीजें सेम होती है, ठीक है। एक और चीज बता देता हूं, जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, ध्यान से सुनो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ये चेंज नहीं होता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस भी चेंज नहीं होता है, ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस भी चेंज नहीं होता है। एक तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चेंज नहीं होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस भी चेंज नहीं होता है, मतलब उसका पैसिव नहीं बनता है, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का भी पैसिव नहीं बनता है। ये चार तो याद कर लेना, ठीक है। एक मॉडल वाला पूछता है एग्जाम में, मॉडल वाला पूछेगा, मे भी आगे कोई क्वेश्चन आ जाए। मॉडल वाले कैसे पूछता है, जैसे ऐसे पूछ लेगा, he shall punish you, he shall punish you, ठीक है। यहाँ पर मतलब यहाँ पे कुछ भी मॉडल हो सकता है, या कैन हो सकता है, कुड हो सकता है, ये मतलब मॉडल्स वाले। तो जब भी मॉडल का पैसिवाइज बनाने के लिए आएगा, आप क्या करोगे, पहला केस तो आपका यही आएगा, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है you, ठीक है। उसके बाद shall जो आपका मॉडल है उसके साथ आपने बी लगाना है, क्या लगाना है, बी लगाना है। उसके बाद आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, पनिश का पनिश्ड आ जाएगा। उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है वो आ जाएगा बाय, ही का क्या आ जाएगा, हिम। तो यू शैल बी पनिश्ड बाय हिम। सिंपली मैंने क्या करा, जब भी आपका मॉडल वाला केस आ जाए, देखो जब भी आपका मॉडल वाला केस हो जाए, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आपने उसको क्या करना होता है, मॉडल प्लस उसके साथ क्या लगा देना, बी। अगर कैन है तो कैन भी आ जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाकी तो सेम रहेगा, बाय आता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाता है। दिस इज क्लियर। और अगर आपको नहीं समझ आया, कोई दिक्कत नहीं है, जनरल इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट में जाना, एक्टिवाइज पैसिवाइज में एक ही लेक्चर डाला हुआ है, वो लेक्चर देख लेना। PYQ बेसिस में लेक्चर, आपका एक्टिवाइज पैसिवाइज में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारी तरह के क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, मतलब नरेशन करने, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। शी सेड आई कैन नॉट हेल्प यू एट दिस टाइम, ये सिंपल है। असर्टिव वाले थे, असर्टिव, इंपेरेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी होते हैं, चारों काइंड ऑफ, मैंने पढ़ाया हूँ आपको नरेशन वाले लेक्चर में। अब कह रहा है शी सेड आई कैन नॉट हेल्प यू एट दिस टाइम, पहले खुद ट्राई करो। देखो सबसे पहली बात, शी सेड आ गया, डैट आएगा, कंजंक्शन क्या आएगी, डैट आएगी। अब ये टोल्ड टूल्ड वाले तो उड़ा दो पहले, ठीक है, टोल्ड वाले तो उड़ा दो, ये कुछ नहीं है। शी सेड डैट, आई क्या, फर्स्ट पर्सन, किसको देके चेंज होता है, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या था, शी, तो शी थर्ड पर्सन है, तो शी का शी आएगा। शी सेड डैट शी, यहीं से मुझे पता चल गया ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बट फिर भी मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। कैन कुड में चल जाता है, कैन का क्या बन जाएगा, कुड, तो कुड नॉट आ जाएगा। हेल्प यू सेकंड पर्सन है, किसको देके चेंज होगा, ऑब्जेक्ट। ओ ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं यहाँ पर, जब ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट खुद को कंसीडर करते हैं, तो शी सेड टू मी आएगा यहाँ पर। तो ऑब्जेक्ट मतलब यू किसको देख के चेंज होगा, ऑब्जेक्ट हमारा आई है, तो आई की जगह क्या आ जाएगा, मी आ जाएगा। शी कुड नॉट हेल्प मी एट, अभी भी ये गलत है, दिस जो है, दिस को चेंज करना होता है दैट में, दैट टाइम, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। शी सेड दैट शी कुड नॉट हेल्प मी एट दैट टाइम। दिस दैट चल जाता है, हेयर देयर चला जाता है, प्रीवियस डे चला जाता है, कौन सा, अगर येस्टरडे लिखा हो तो प्रीवियस डे, उसके बाद अगर लिखा हुआ फ्यूचर वाला लिखा हो द नेक्स्ट डे, ऐसे आ जाता है, ठीक है। तो ये कुछ चेंजेस होते हैं, नाउ का देन चला जाता है, ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ वहाँ पर। बट कंजंक्शन सिंपल में डैट यूज होती है, फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट को देके चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट को देके चेंज होगा, ये चीज़ें आपने याद रखनी। कैन कुड में चल जाता है, शैल शुड में चल जाता है, विल वुड में चल जाता है, मे माइट में चल जाता है, ये चीज़ें भी आप याद रखोगे फॉर योर एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सेम क्वेश्चन नरेशन का, बट इस केस में इंटेरोगेटिव वाला केस है। देखो आप एग्जाम में पता है कब कंफ्यूज होते हो, आप कंफ्यूज होते हो एक्टिवाइज पैसिवाइज का इंटेरोगेटिव और नरेशन का इंटेरोगेटिव, इन दोनों में कंफ्यूजन होते हैं। मैं आज आपका दोनों कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा, ठीक है।
देखो जब भी आप इनडायरेक्ट सेंटेंसेस की बात करो, जब भी आप नरेशन की बात करते हो और उसमें अगर इंटेरोगेटिव वाला सेंटेंस है, जब भी आप इसका इंटेरोगेटिव बनाते हो, ध्यान से सुनो, इंटेरोगेटिव का जब आप इनडायरेक्ट बनाते हो, डायरेक्ट बात को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हो, मतलब जो उसकी नरेशन करते हो, कौन से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की जब भी आप नरेशन करते हो, तो आप उसको फिर क्वेश्चन मार्क में नहीं छोड़ते, क्वेश्चन में नहीं छोड़ते, आप उसको सिंपल में कन्वर्ट कर देते हो। देखो यहाँ पर सब में फुल स्टॉप लगा हुआ है, देखो यहाँ पर साइन ऑफ कोई इंटेरोगेशन नहीं है, मतलब आपने इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर देना। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ नरेशन में जब भी आप इसको कन्वर्ट करते हो तो आप इसको सिंपल सेंटेंसेस में कन्वर्ट करते हो। बट जब मैं एक्टिवाइज पैसिवाइज की बात करूँ ना, जब उसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव बनाओगे, किसी एक्टिव का पैसिव बना रहे हो, वो इंटेरोगेटिव में है, तब वो क्वेश्चन मार्क की फॉर्म में ही रहेगा। इसकी मैं एग्जांपल भी दे दूंगा, पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। शी सेड टू मी व्हाट शैल आई डू आफ्टर एग्जाम। उसने मुझे कहा कि व्हाट शैल आई डू, मैं क्या करूंगा आफ्टर एग्जाम, एग्जाम के बाद मतलब मैं क्या करूंगी, काइंड ऑफ ऐसा उसने पूछा। अब देखो शी सेड टू किस में चल जाएगा, सेड टू चल जाएगा आस्ट में, ठीक है। आस्ट में टोल्ड अभी कुछ भी आ सकता है, बट क्वेश्चन पूछा तो मेनली आस्ट ही आएगा। शी आस्ट मी, अब डैट कंजंक्शन तो हो नहीं सकती भाई, आपको पता है ये इंटेरोगेटिव वाला केस है। इंटेरोगेटिव वाला केस में अगर WH फैमिली से आ रहा है कोई चीज़, मतलब हाउ, वाई, व्हेन, व्हाट, ये सब चीज़ें आ रही हैं, तो कोई भी कंजंक्शन यूज़ नहीं होती, कोई भी कंजंक्शन यूज़ नहीं होती। अगर इसको छोड़ के डायरेक्ट ऐसे लिखा होगा, शैल आई डू आफ्टर व्हाट आई डू, व्हाट की जगह अगर हमने लिखा होगा हैव आ जाए, हैज़ आ जाए, मतलब हेल्पिंग वर्ब आ जाए, फिर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन इफ या वेदर यूज करते हैं। बट इस केस में क्या है, व्हाट से शुरू है तो मतलब WH फैमिली है, तो कोई भी कंजंक्शन नहीं आएगी। इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन आपके इन दोनों से एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आपको यहीं से समझ आ गया। अब देखो व्हाट, ध्यान से देखो, व्हाट शैल आई डू आफ्टर द एग्जाम। अभी मैंने आपको यही चीज़ समझाई कि जब भी हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं, जब भी हम इंटेरोगेटिव जो है इनडायरेक्ट बनाते हैं, नरेशन करते हैं, तब इसको हमें सिंपल में कन्वर्ट करना होता है। ये देखो, ये अभी भी क्वेश्चन मार्क है, व्हाट शुड शी डू आफ्टर द एग्जाम, इसमें अभी भी क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसा नहीं चलेगा, ये पैसिवाइज में होता है। ऐसे हमें यहाँ पर जब भी हम नरेशन का इनडायरेक्ट बनाते हैं, हमें उसे सिंपल सेंटेंस में चेंज करना होता है, मतलब ऐसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो भी है प्लस मेन वर्ब, ऐसा मतलब कन्वर्ट करना होता है। इसको ऐसे नहीं रखना है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ऐसा नहीं आ सकता। तो मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि जब भी हम क्या करते हैं, नरेशंस का इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनका जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, तब उसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। वो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट की फॉर्म में नहीं आएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट की फॉर्म में था, ये नहीं चलेगा, इसीलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे भी आप चेक करना चाहो तो आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, शी को देख के चेंज होगा तो शी आ जाएगा, शैल का शूट चला जाएगा, ऑलरेडी शेल का शूट हो चुका है तो यहाँ पर डू ही आएगा आफ्टर द एग्जाम। तो ये आपका ऑप्शन सी जो था वो करेक्ट था। मेरे को मेनली आपको ये समझाना था कि जब भी हम इंटेरोगेटिव का इनडायरेक्ट बनाते हैं, उस केस में जो इंटेरोगेटिव बनता है, इंटेरोगेटिव का इनडायरेक्ट बनता है, उसमें क्वेश्चन फॉर्म की फॉर्म में वो नहीं होता, वो सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। एक और मैं आपको ना यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ यार, मैं नहीं चाहता कि आपको पेपर में इस चीज़ में दिक्कत आए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, दो सेंटेंस में लिखूंगा, एक एक्टिवाइज पैसिवाइज का लिखूंगा और आपको डिफरेंस बता दूंगा। व्हेन आर यू कमिंग, ठीक है, व्हेन आर यू कमिंग, ये क्या है आपका, ये आ गया आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ नरेशन, ठीक है। इसको चेंज करना है। दूसरा मैं यहां पर लिख देता हूं, व्हाई हैव यू स्टोलन द बुक, ये आ गया एक्टिवाइज पैसिवाइज, मतलब इसका ये एक्टिवाइज है, इसका पैसिवाइज बनाना है इंटेरोगेटिव में, और ये नरेशन का डायरेक्ट स्पीच है, इसका इनडायरेक्ट बनाना। इसको बनाते हैं, ही आस्क्ड मी, सेड टू का क्या आ जाएगा, आस्क्ड मी। अब ये WH फैमिली वाला है तो कोई कंजक्शन नहीं आएगी। व्हेन आर यू कमिंग, अब आपको इसको आर यू कमिंग को चेंज करना है, मतलब इसको सिंपल सेंटेंस में बनाना है। तो यू जो है सेकंड पर्सन मी को देख के चेंज आएगा, तो मी को देख के क्या आ जाए, आई। आर जो है वो किस में जाए, इज में आ जाता है, वॉज वर्ब में, आई के साथ वॉज लगता है, व्हेन आई वॉज कमिंग। क्लियर है, फुल स्टॉप आ जाएगा, ये आपका हो गया इनडायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। अब देखो यहाँ पे एक्टिवाइज पैसिवाइज का वाई का वाई रहेगा, सेम होता है केस यहाँ पे, वाई का वाई रहेगा। बट आपको पता है जब आप क्या बना रहे होते हो, जब आप एक्टिवाइज का पैसिवाइज बना रहे होते हो, तो एक चीज़ आपने याद रखनी होती है कि सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाता है। यहाँ पर क्या है, ये सब्जेक्ट है, इसकी जगह आप क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, तो बुक आएगा। बट मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि ये इंटेरोगेटिव में ही रहेगा, ये क्वेश्चन मार्क की फॉर्म में ही रहेगा। तो बुक के साथ क्या आता है, बुक सिंगुलर है, हैज़ हैव की जगह क्या आएगा, हैज़। देखो ना, आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसमें हैज़ हैव यूज होता है, और एक्टिवाइज पैसिवाइज में आप टेंस चेंज नहीं करते। यहाँ पर आपने टेंस चेंज कर दिया था क्योंकि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है,
ये नरेशन है, यहाँ पर टेंस चेंज होता है, बट यहाँ पर एक्टिव वाइज पैसिव वाइज में टेंस चेंज नहीं होता है। वाई द बुक हैज़, बट हैज़ यहाँ पे पीछे आएगा, क्यों? क्योंकि आपको इसको क्वेश्चन की फॉर्म में ही बनाना है। वाई हैज़ द बुक बीन स्टोलन बाय यू, खत्म कहानी, इतना सिंपल था। ये क्वेश्चन मार्क की फॉर्म में ही है, बस समझाना मुझे ये था। ये तो आपको पता है, ये आपको एक्टिवाइज पैसिवाइज का रूल पता है यार, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट को पहले ले लिया। बुक, द बुक के साथ हैज़ आएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है, उसमें हैज़ हैव लगता है, तो द बुक सिंगुलर है, उसके साथ हैज़ आएगा, ये आपको पता है। बट हैज़ पहले आएगा, इसको अभी भी क्वेश्चन की फॉर्म में ही रखना है, इसको इंटेरोगेटिव की फॉर्म में ही रखना है। जब भी आप एक्टिवाइज पैसिवाइज का चेंज करते हो, टेंस की फॉर्म चेंज नहीं होती है, ठीक है, टेंस सेम रहता है। इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव ही रहेगा, बट ऐसा नरेशन में नहीं होता, उसको सिंपल में हम कन्वर्ट कर देते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आपको समझ आ गए होंगे, उनका रूल कन्वर्जन का। इस चीज़ में मैंने इसलिए एफर्ट लगाया क्योंकि ये बच्चों को कई बार नहीं आता होता, और मैं नहीं चाहता कि अगर एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आप इसमें मिस्टेक कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सिलेक्ट द साइनोनियम, सेम मीनिंग वाला वर्ड बताना है। अबंडेंट, अबंडेंट होता है काफ़ी मात्रा में जो पाया जाता है। सफिशिएंट होता है जो पूरा हो गया, काइंड ऑफ, ठीक है, मतलब इतना काफ़ी है, ये नहीं। अबंडेंट होता है जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ काफ़ी है जो। प्लेंटीफुल, सिग्निफिकेंट या वाइब्रेंट, क्या होगा? देखो प्लेंटीफुल होता है ना, अबंडेंट का मतलब होता है जो काफ़ी मात्रा में चीज़ पाई, जिसके मतलब अबंडेंस, जैसे वो बोलते हैं ना कोई मेटल है या हाईएस्ट अबंडेंस है इसकी अर्थ में, तो मतलब ये ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो अबंडेंट का मतलब होता है प्लेंटीफुल, ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। सफिशिएंट का मतलब जो अब हमारे लिए सफिशिएंट है, फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि इतनी जो सैलरी है वो मेरे लिए सफिशिएंट है, काइंड ऑफ। सिग्निफिकेंट होता है ज़रूरी। वाइब्रेंट का मतलब होता है ब्राइट एंड स्ट्रॉन्ग। कोई भी चीज़ वाइब्रेंट, एक तो कलर के लिए यूज़ करते हैं वाइब्रेंट कलर, और कोई स्ट्रॉन्ग सी चीज़ के लिए भी वाइब्रेंट पर्सन, स्ट्रॉन्ग पर्सन के लिए भी यूज़ किया जाता है। ये इस सब के मैंने आपको साइनोनिम्स बता दिए, ताकि अगली बार कोई पूछा जाए आप इसको ईजिली कर सको। सिलेक्ट द साइनोनियम, वापिस साइनोनियम बताना है पेक्यूलियर का, ठीक है। पेक्यूलियर का क्या साइनोनियम होता है? सेम होता है, स्ट्रेंज होता है, लवली होता है, या फुलिश होता है, ठीक है। पेक्यूलियर मतलब होता है कोई स्ट्रेंज सी चीज़, अजीब चीज़ के लिए पेक्यूलियर वर्ड यूज़ करते हैं, अजीब सी चीज़ के लिए, ठीक है। सेम तो आपको पता है, एक जैसा। लवली होता है प्यारा, फुलिश होता है मूर्ख, ठीक है। पेक्यूलियर वर्ड का मीनिंग होता है स्ट्रेंज, कोई स्ट्रेंज सी चीज़ के लिए हम पेक्यूलियर वर्ड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपने एंटोनियम बताना। देखो एंटोनियम और साइनोनियम ये वर्ड याद रखा करो। तो एंटोनियम उल्टा बताना है। शैलो होता है मतलब जो कम जगह होती है, जहाँ पे कम पानी वाला, जैसे शैलो वाटर होता है जहाँ पे कम पानी होता है, तो उसका उल्टा क्या होगा? जिसमें ज़्यादा पानी होगा तो डीप वाटर। तो आप अगर आपको ऐसे वर्ड भी पता है, शैलो वाटर, डीप वाटर। शैलो वाटर जहाँ पर कम पानी होता है, तो डीप वाटर जहाँ पे गहरा पानी होता है, तो डीप इसका अपोजिट आ जाएगा, ठीक है। बाकी तो यहाँ पे कुछ बताने वाला नहीं है। एक मैंने नोट करी है, जो ये मॉक टेस्ट कंडक्ट हुए, जनरल इंग्लिश जो है, मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं सेट नहीं कर पाया, तो जो टीम मेंबर ने हमारे सेट करे बहुत ईजी क्वेश्चन डाल दिए। ये मैंने जब मैं आज देख रहा था ये क्वेश्चंस, ताकि मैं आपके लिए लेक्चर बनाऊं, मैंने देखा एंटोनियम साइनोनियम तो बहुत इजी डाले हुए हैं। तो उसके बाद फिर मेरी डिस्कशन हुई, तो मैंने उनको बोला नेक्स्ट मॉक में ये ध्यान रखना, एटलीस्ट अगर 20 क्वेश्चन है तो 5 टफ भी होने चाहिए, नहीं तो बच्चों का पता कैसे चलेगा लेवल का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। सिलेक्ट द एंटोनियम ऑफ द वर्ड ट्रिवियल। ट्रिवियल का हमें उल्टा बताना है, ठीक है। ट्रिवियल वर्ड का उल्टा बताना है। ट्रिवियल का मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट, ठीक है। अनइम्पॉर्टेंट मतलब जिसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। जब आप कोई काम करते हो, आप ट्रिवियल होकर काम करते हो, मतलब कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, कोई अच्छी सीरियसनेस से काम नहीं करे, इसका उल्टा बताना है। तो अनइम्पॉर्टेंट का उल्टा क्या हो जाएगा? वायलेंट नहीं, वाइल्ड नहीं, इसका कोई सेंस नहीं बनता। सीरियस, अनइम्पॉर्टेंट का मतलब सीरियस। एक है किसी चीज़ को आप इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, वो अनइम्पॉर्टेंट है। ट्रिवियल तो उसका उल्टा हो जाएगा सीरियसनेस से। अगर आप किसी चीज़ को ले रहे हो सीरियस, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ वो आपके लिए आ जाएगी। ये सिंपल क्वेश्चंस थे, आपको समझ आ गए होंगे आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल आपने भरना है यहाँ पर। 12 इंच मेक डैश फुट। 12 इंच जो है वो क्या बनाता है? फुट बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या आएगा मुझे बताना है। 12 इंच जो है मेक अ फुट, मेक एन फुट, मेक द फुट, या यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आर्टिकल का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो। एक तो गैस करके आप लगा दो कि फुट है, यहाँ पे आर्टिकल में आपने पढ़ा हुआ है ए एन के बारे में, जो वोवल साउंड देता है वहाँ पर हम एन यूज़ करते हैं, अदरवाइज ए आता है। बट ये वो वाला क्वेश्चन नहीं था। अगर आप तुक लगा के भी ए लगा देते तब भी ठीक है, मेक अ फुट भी करेक्ट यही है, मेक अ फुट। बट ये नहीं है, ये एक फिक्स्ड फ्रेज है। देखो कुछ फिक्स्ड फ्रेजेस हैं जो आपको याद करने हैं, उनके साथ जो आर्टिकल्स आते हैं वो रट लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल डू नॉट टेल अ लाई, ठीक है। डू नॉट टेल अ लाई, तो टेल अ लाई आता है, टेल अ लाई आता है, ये आपने याद रखना है हमेशा। डू नॉट टेल अ लाई, टेल अ लाई आता है, तो वहाँ पर हमेशा जो है आर्टिकल आई यूज़ होगा। ऐसे हम बोलते हैं ना मेक अ नाइस, डू नॉट मेक अ नाइस,
मेक अ नाइस, तो मेक अ नाइस के साथ भी हमेशा ए यूज होता है। इसी तरह हम बोलते हैं मेक अ फुट, मेक अ फुट, ये भी फिक्स्ड फ्रेज है। जैसे इन अ फिक्स, ठीक है, इन अ हरी, इन अ नटशेल, मतलब वो कोई बहुत लंबी स्टोरी सुना रहा है ना, आप उसको बोलते हो कि नटशेल में बता, इन अ नटशेल, तो ये क्या है, इन अ नटशेल आपके पास एक क्या है, फिक्स्ड फ्रेज है। क्या है, फिक्स्ड फ्रेज है। यहाँ पर हम वो यूज नहीं कर, ये नहीं सोचते कि यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है या वॉवल साउंड आ रही है, जस्ट ये कुछ फिक्स्ड फ्रेजेस हैं, इनके साथ हमेशा आर्टिकल जो लगते हैं वही लगते हैं, यहाँ पर कोई ऐसा चेंज नहीं होता। ये याद कर लें। जैसे टेल्ला लाई हो गया, मैं जो बोल रहा हूँ एटलीस्ट वो तो याद कर लो। कीप अ सीक्रेट, ऑलवेज कीप इट एज अ सीक्रेट, तो कीप अ सीक्रेट, तो कीप अ सीक्रेट में हमेशा भी ए यूज आएगा, ठीक है। तो ये याद कर लो, क्या क्या याद करने, जो मैं बोल रहा हूँ वो याद कर लो। टेल अ लाई, मतलब टेल अ लाई में हमेशा क्या आएगा, ए, टेल अ लाई में हमेशा ए आएगा। मेक अ फुट, ठीक है, मेक अ फुट, तो मेक अ फुट, मेक अ नाइस, मेक अ नाइस, इन अ हरी, इन अ फिक्स, इन अ नटशेल, ये सारे याद कर लो। कीप अ सीक्रेट, इस तरह से, ये भूलना मत, ये इंपॉर्टेंट है। पिटी अ पिटी, ठीक है, आप पिटी होता है, तो ये भी याद कर लो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे एग्जाम में, ठीक है। अब आर्टिकल्स में आपने क्या क्या चीजें याद रखी, ये तो हमने देख लिया सिंपल, बाकी आप सबको पता है यार, वो नहीं बताऊंगा बच्चों की तरह। देखो जो वॉवल साउंड आती है उनके लिए हम एन यूज करते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड के लिए हम क्या यूज करते हैं, ए यूज करते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं इसके साथ क्या आएगा, यूनियन के साथ, तो यूनियन के साथ आपका ए आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि या की आवाज दे रहा है, या कोई वॉवल साउंड नहीं है। ऑल्दो ये यू आपका वॉवल है, बट साउंड तो वॉवल नहीं है, साउंड आ ओ ए। जैसे ऑनियन लिखा है, ऑनियन लिखा है, तो आप इसके साथ एन लगा सकते हो, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर आवाज कौन सी आ रही है, आपकी वॉवल साउंड आ रही है, तो साउंड मैटर कर। जैसे एमएलए लिख दूं, एमएलए लिख लूं, अब आप बोलोगे ये कॉन्सोनेंट है, ये लगा दोगे, गलत है, यहाँ पे एन आएगा इसके साथ। क्यों, एम एल ए, एम, आ की आवाज आ रही है, तो वॉवल की साउंड पहले जब आ रही है, वॉवल की साउंड आ रही है, तो आप उसके साथ एन लगाओ। इतना तो आपको पता है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। प्रॉब्लम कहां पर आती है, प्रॉब्लम आती है नो आर्टिकल। नो आर्टिकल कंफ्यूज करता है। देखो जब भी कोई काउंटेबल नाउन है, अगर कोई काउंटेबल नाउन है, जैसे कोई भी चीज़ जो आप काउंट कर सकते हो यार, जैसे आपका मान लेते हैं आपका बैग है, तो बैग्स हो सकता है, मतलब जिसका प्लूरल एग्जिस्ट करता है उसको काउंट है। पेन है तो पेन का पेन्स हो सकता है, अगर पेंसिल है तो पेंसिल्स हो सकती हैं, ठीक है, टेबल है तो टेबल्स हो सकते हैं, तो ये सारे काउंटेबल हैं। जो भी आपके काउंटेबल नाउन होते हैं ना, उनके साथ हमेशा क्या लगता है, ए एन लग जाता है, ठीक है। बट जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, कौन से अनकाउंटेबल, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन के साथ ध्यान से सुनना, नो आर्टिकल लगता है, इनके साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल वाटर, पानी को काउंट, वाटर का वाटर्स होता है, पानी का प्लूरल एग्जिस्ट करता है, नहीं, तो वाटर के साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। वाटर के साथ नो आर्टिकल आता है, कोई आर्टिकल नहीं यूज होता है, ये याद कर लेना। अगर मैं ऐसे बोलूं अ ग्लास ऑफ वाटर, तो फिर ठीक है, फिर यहाँ पे ए आ सकता है। क्यों आया है, क्योंकि अब यहाँ पर एक गिलास है पानी का, तो एक गिलास पानी का आप काउंट कर सकते हो। बट अगर मैं सिंपल वाटर लिख लेता हूँ, तो उसके साथ कोई भी आपका आर्टिकल यूज नहीं होगा। ये कंफ्यूजन करता है एग्जाम में, अदरवाइज तो आप लगा दोगे, आपको पता है द गंगा द यमुना, ये सब पता है, सबको पता है, बट ये चीजें कंफ्यूज करती हैं, ठीक है। तो जब भी काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो ए एन लगा दो। अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ क्या होता है, उसके साथ जो है कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। बट यहाँ पर भी एक याद रखना, एक ऐसा अनकाउंटेबल नाउन है जिसके साथ यूज होता है, कौन सा, नॉइस। अभी तो बताया यार, मेक अ नॉइस, नॉइस भी तो अनकाउंटेबल है, उसका कहाँ प्लूरल है, नॉइस का नॉइसेज होता है क्या, कोई प्लूरल एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। काउंटेबल अनकाउंटेबल वाला केस आपको समझ आ गया। अब आपने इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या, जैसे बहुत चीज़ें होती हैं जो अनकाउंटेबल, जैसे एडवाइस है, म्यूजिक है, ठीक है, वर्क है, वर्क अनकाउंटेबल है, वर्क के पीछे आर्टिकल नहीं आता, तो ये चीज़ याद कर लेना, ठीक है। बट अगर उसका काउंटेबल बना दिया फिर आ सकता है। जैसे अगर मैं बात करूँ इन्फॉर्मेशन, तो वो अनकाउंटेबल है, उसके पीछे आर्टिकल नहीं आएगा। बट मैं अगर बोलूँ अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो वहाँ पर ए आया है। क्यों, क्योंकि अब इन्फॉर्मेशन के एक पीस की बात हो रही है, पहले वो इन्फॉर्मेशन था तो अनकाउंटेबल था, उसके पीछे कोई आर्टिकल नहीं, बट जब ए आ गया तो वो आपको समझ आ गया। फिर दा जो होता है उसके क्या क्या यूज होते हैं, दा डेफिनेट आर्टिकल है। दा मतलब जब भी कोई डेफिनेट चीज़ है उसके लिए यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल ही इज द सेम मैन विच मेट मी येस्टरडे, ठीक है, डैट मेट मी या हु मेट मी येस्टरडे, सॉरी, तो जो पर्सन मुझे कल मिला था वो यही पर्सन है, तो इसका मतलब सेम पर्सन की बात हो रही है, तो डेफिनेट हो गया, उसके लिए द यूज करते हो। या ऐसे बोलते हैं द मैन इन द वाइट शर्ट, द मैन इन द ब्लैक शर्ट, मतलब द क्यों यूज किया, मैन के साथ द नहीं आता है, बट अब मैं पर्टिकुलर किसी उसी बंदे की बात कर रहा हूँ जिसने व्हाइट शर्ट पहनी है, तो वो उसके लिए द यूज होता है। फिर और कहाँ पे द यूज है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई एक लाइन लिखी जिसमें एक बार कोई चीज़ आ गई, उसका वापिस सेंटेंस में यूज हो रहा है, उसके लिए द आएगा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैंने जंगल में एक कैट देखी, तो पहले आएगा अ कैट, फिर अब मैं उस कैट के बारे में बता रहा हूँ, द कैट जो है वो सुंदर थी, तो द कैट इज डैश डैश, तो ऐसे चलेगा, फिर द आएगा।
जब एक बार किसी चीज़ के बारे में आपने बता दिया, अब वापस आप उसी की बात कर रहे हो तो उसके पीछे फिर आर्टिकल द यूज़ होगा। और अगर देखो कंट्रीज़ के साथ द यूज़ नहीं होता है, बट ऐसी कंट्री जो किसी यूनियन से बनी है, फॉर एग्जांपल यूएसए आपको पता है डिफरेंट स्टेट के यूनियन से, उसके पीछे द, ऐसा नहीं है कि यूएसए पावरफुल कंट्री इसलिए द यूज़ होता है, ऐसा नहीं होता है। तो जब भी जैसे पंजाब के साथ भी द यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है? क्योंकि 5 रिवर से बनी हुई है इस वर्ड, इसलिए पंजाब के साथ भी द यूज़ होता है। जब भी कोई चीज़ यूनियन से बनी उसके साथ द यूज़ है। फॉर एग्जाम्पल जब हम कंपेरिजन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे बोलते हैं ना ही इज़ द शेक्सपियर ऑफ आवर क्लास, तो मतलब हम उसको शेक्सपियर के साथ कंपेयर करें इसलिए उसके साथ भी द लगता है। तो जब भी आप कंपैरिजन करते हो तो द यूज़ करते हो, ठीक है। जब भी कोई नेशनलिटी दिखानी हो कि ये इंग्लिश है, ये फ्रेंच है, द फ्रेंच, द इंग्लिश, तो उसके लिए भी हम द यूज़ करते हैं। फिर माउंटेन रेंजेस के लिए द यूज़ करते हैं, द हिमालयास, द एंडीज़, बट माउंट एवरेस्ट द नहीं होता। क्यों? क्योंकि माउंट एवरेस्ट कोई रेंज नहीं है, वो माउंटेन है। माउंटेन के साथ द नहीं लगता है, याद रखना, द माउंटेन के साथ नहीं लगता है, द माउंटेन रेंज के साथ लगता है। अगर मैं बोलूँ माउंट अबू तो वो उसके साथ द नहीं आएगा, वो सिर्फ माउंट अबू आएगा। अगर मैं बोलूँ हिमालयास तो उसके साथ द आएगा, ठीक है। दिस इज क्लियर, ये याद रखना। फिर रिवर्स के साथ, सीज के साथ, न्यूज़पेपर के साथ, डेजर्ट के साथ, होटल के नाम के साथ, आर्मी के साथ द आर्मी होता है, द पुलिस होता है, ये सब आपको पता है। इन सब के साथ बाकी भी देख लें, ग्रुप ऑफ आइलैंड के साथ जैसे द लक्षद्वीप, द अंडमान एंड निकोबार। फिर जो हमारे सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, द सन, द मून, द वीनस, द अर्थ, द मार्स, इन सब के साथ द लगता है। ये सब आपको पता है, इसमें इतना बताने वाला नहीं है, ठीक है। तो आर्टिकल देखो ये सब पढ़ाया हुआ है, नरेशन हो गया, एक्टिवाइज पैसिवाइज हो गया, आर्टिकल हो गया, अभी हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, सब पढ़ाया हुआ है। एक बार देख लेना वीडियो, आपको हेल्प मिल जाएगी। आज तो बहुत टाइम लग गया इन्हीं क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। ही इज फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। हमें अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन यहाँ पर फिल करनी है। कहता है ही डाइड डैश कैंसर, वो कैंसर के साथ मरा। तो ऑफ, बाय, फ्रॉम, विद, ठीक है। देखो यहाँ पर ऑफ और फ्रॉम से आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। ऑफ और फ्रॉम ये दोनों ही मतलब अगर कोई कॉज के लिए यूज़ होते हैं, ऑफ भी यूज़ होता है, मतलब यहाँ पर कॉज की बात हो रही है ना कि वो कैंसर से मरा, तो फ्रॉम दोनों ही कॉज के लिए यूज़ होते हैं। देखो ध्यान से, अब इसमें ये फ़र्क होता है कि जो अगर सपोज करो डाइड है, अगर कोई डिसीज़ लिखा हुआ है, ठीक है, अगर डिजीज़ की वजह से, डिजीज़ की बात, डिजीज़ का नाम लिखा हुआ है तो फिर ऑफ आएगा। जैसे डाइड ऑफ कैंसर, डाइड ऑफ निमोनिया, अगर डिजीज़ का नाम लिखा हो तो फिर क्या आएगा? ऑफ आएगा। अगर कोई रीज़न लिखा हुआ है, मतलब जैसे डाइड फ्रॉम में बोल लेता हूँ, ब्लीडिंग हुई उसको तो ब्लीडिंग की वजह से डेथ होगी, या भूख प्यास की वजह से होगी, तो रीज़न लिखा हुआ है तो उसके साथ फ्रॉम आएगा। और अगर डिजीज़ लिखी हुई है तो उसके साथ ऑफ आएगा। ये ऑफ फ्रॉम आपको क्लियर हो गया। अब इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो क्या ऑफ, मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑफ होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसकी बात है? यहाँ पर डिजीज़ बताई हुई है कि कैंसर की वजह से वो मरा है, इसलिए ऑफ यहाँ पर यूज़ होगा। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10, द ब्रिज वॉज बिल्ट डैश द रिवर, ये रिवर आएगा। ब्रिज जो है वो बना है रिवर के ऊपर। अब यहाँ पर ऑन आएगा, अपॉन आएगा, अंडर आएगा या ओवर आएगा। देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, खुद ट्राई करो पहले, सिंपल है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको पता होगा, आपने मार्क भी कर लिया होगा, ओवर है। देखो ओवर कहाँ पर यूज़ होता है? अगर सपोज करो कोई एक पोजीशन ये है, इसके ऊपर कोई पोजीशन है, उसके लिए ओवर यूज़ करेंगे, बट टच नहीं होना चाहिए इनमें। देखो इनमें कोई टच नहीं है, तो ब्रिज जो है रिवर को टच थोड़ी कर रहा होता है, रिवर के ऊपर होता है, मतलब उससे हाइट में ऊपर होता है और टच भी नहीं कर रहा होता है। जब ऐसी सिचुएशन होती है वहाँ पर हम ओवर यूज़ होते हैं। इसी का उल्टा होता है अंडर। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा टेबल है, उसके अंडर कोई नीचे है, उसको टच नहीं कर रहा। जैसे मैं बोल देता हूँ डॉग इज अंडर द टेबल, तो ये भी टेबल के नीचे है, लोअर है, टेबल के नीचे और टच भी नहीं कर रहा, इसको वहाँ पर अंडर यूज़ करते हैं। और जब किसी चीज़ के ऊपर है और टच भी नहीं कर रहा, उसके लिए ओवर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताओ ब्लैंकेट एक बच्चे के ऊपर है, वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? ये एक कन्फ्यूज़न है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। ऑन क्या होता है? किसी के ऊपर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा फ़ोन पड़ा ऑन द टेबल, द फोन इज़ ऑन द टेबल, तो किसी के ऊपर अगर कोई चीज़ है उसके लिए ऑन यूज़। अपॉन होता है मतलब आना और यहाँ पर रुक जाना। जैसे मैं बोलूँ द डॉग जम्प्ड ऑन टू द अपॉन द डॉग जम्प्ड अपॉन द टेबल, ठीक है। दिस इज़ क्लियर। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अपॉन क्या होता है? ऑन और अपॉन में यही फ़र्क है कि ऑन जो है वो कंटेक्ट में होता है और अपॉन मोशन में होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। गिवन बिलो आर 4 जंबल सेंटेंसेज, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन पिक द वन डैट गिव्स द करेक्ट ऑर्डर। हाँ, ये जंबल सेंटेंसेज हैं, आपने करेक्ट सीक्वेंस बतानी है। ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। देखो मैं आपको बताता हूँ करना कैसे होता है। वैसे क्या क्या आप ट्राई कर सकते हो? सबसे पहली बात, आप थोड़ा ऑप्शंस में देखो, ऑप्शंस क्या हैं। देखो सारे ऑप्शंस जो हैं, मैक्सिमम ऑप्शंस जो हैं पी और आर से स्टार्ट हो रहे, तो बाकी किसी से स्टार्ट ही क्यों करना है? पी और आर से स्टार्ट करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही स्टार्ट करना होता है, पहले ऑप्शन देखने होते हैं। जैसे मैं पी से स्टार्ट करता हूँ, चिल्ड्रन आर द मोस्ट एडवर्सली अफेक्टेड, चिल्ड्रन सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? आर, वॉचिंग टेलीविजन कॉन्टिन्यूसली इज वेरी हार्मफुल टू द आई। ये कुछ सेंस नहीं बना रहा है। मतलब देखो यहाँ पर बोल रहे हैं चिल्ड्रन आर द मोस्ट एडवर्सली अफेक्टेड, इसका मतलब
उस चीज़ की बात पहले ही हो चुकी है जिसकी वजह से बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं। तो मतलब पहले तो हमें वो ढूंढ रहे हैं कि इसकी वजह से बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं, फिर ये लाइन आएगी। तो अगर मैं सपोज करें इसको बी से स्टार्ट ना करके दूसरा क्या है हमारा ऑप्शन आर से स्टार्ट करता हूँ, तो मैं क्या पढ़ रहा हूँ, वॉचिंग टेलीविजन कॉन्टिन्यूसली इज वेरी हार्मफुल टू द आई। ठीक है, अगर आप कॉन्टिन्यूसली टीवी देख रहे हो तो आइज़ के लिए हार्मफुल है, ये ठीक है, ये पहला मान लेते हैं। चिल्ड्रन आर द मोस्ट एडवर्सली अफेक्टेड, बच्चे उससे सबसे ज़्यादा एडवर्सली अफेक्ट हो रहे हैं, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट लग रही है। देखो ये कहाँ पर है, आर और पी वाली, तो आर और पी वाली ये स्टेटमेंट, इसको करेक्ट करते चलते हैं। चिल्ड्रन आर द मोस्ट एडवर्सली अफेक्टेड, देयर आई साइट गोज वीक फ्रॉम देयर वेरी चाइल्डहुड, हाँ ठीक है, उनकी आई साइट वीक हो रही है उनके चाइल्डहुड से ही। दिस डेलिबिलेटिंग इफेक्ट ऑन आइज रिजल्टिंग सीवियर हेडेक एज वेल, तो इसकी वजह से उनको हेडेक भी हो रही है, आर पी क्यू एस, यही करेक्ट आंसर इसका लग रहा है मेरे को। ठीक है, इस तरह से करना, पहले तो ऑप्शन देख लेने कहाँ से स्टार्ट है, अदरवाइज आप यहाँ से स्टार्ट क्यों करोगे अगर आपके किसी में क्यों पहले है ही नहीं है, तो वहाँ से ऑप्शन के अकॉर्डिंग करते चलो, सेंस बन रही है ठीक है, नहीं बन रही है दूसरा ऑप्शन पकड़ो, इस तरह से क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाते हैं। इसमें कुछ इतना बताने वाला नहीं है यार, ये तो खुद करने वाली चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, एग्री टू अ सीज फायर टुडे, मतलब एग्री करा सीज फायर को टुडे, ये तो कोई सेंस नहीं बना रहा कि ये पहले आ सकता है, एग्री टू अ सीज फायर टुडे, इसके आने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, एग्री टू अ सीज फायर टुडे, इसके आने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। अब देखो बाकी कहाँ पे एस से स्टार्ट है, इससे कर लेते हैं। जॉर्जियन लॉयलिस्ट एंड रेबल फोर्सेस, ये कोई फोर्सेस की बात हो रही है, जॉर्जियन लॉयलिस्ट एंड रेबल फोर्सेस मान लेते हैं ये पहला है। उसके बाद क्या बोल रहा है, एग्री टू अ सीज फायर टुडे, हाँ उन्होंने एग्री करा सीज फायर टुडे आफ्टर अ वीक ऑफ फाइटिंग, ये इसके बाद ये होगा इन विच 51 पीपल वर किल्ड, तो ये बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस बना दी। जॉर्जियन लॉयलिस्ट और रेबल फोर्सेस जो हैं उन्होंने एग्री करा कि वो सीज फायर कर लेंगे, मतलब लड़ाई को रोक लेंगे एक वीक की फाइटिंग के बाद, जिसमें 51 लोगों की डेथ होगी। ठीक है, तो ये सीक्वेंस क्या बनी, एस पी आर क्यू, तो एस पी आर क्यू, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये कुछ बताने वाली चीज़ें नहीं है, बट ये आपको ऑलरेडी इन सब के बारे में पता है। नेक्स्ट देखो, अब हमें एरर फाइंड करना है, इफ एनी इन द सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, अगर इसमें कोई एरर है हमें फाइंड करना है। अनलेस आई डू नॉट सी द टिकट आई विल नॉट लेट हिम सिट हेयर, जब तक मैं टिकट नहीं देख लेता तो मैं उसको यहाँ पर बैठने नहीं दूंगा। ठीक है, ये सिंपल स्टेटमेंट है यार। देखो ध्यान से देखो, आपको यहीं पर पता, अनलेस भी नेगेटिव है और उसके साथ डू नॉट लगा हुआ है। जहाँ पर भी अनलेस वर्ड यूज होता है वहाँ पर नॉट नहीं आ सकता। अनलेस का मतलब ये है कि जब तक मैं नहीं देखता, उसकी टिकट, तो अनलेस में ही वो सब कंप्लीट हो गया, तो फिर नॉट क्यों लगाना है, फिर तो सेंस ही चेंज होगी ना। तो मतलब अनलेस के साथ नॉट नहीं आ सकता। अनलेस का मतलब ही ये है कि जब तक नहीं होगा उसके बाद कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो जब तक मैं ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करता तब तक मैं घूमना फिरना नहीं करूँगा। तो अनलेस आ गया ना पहले, तो फिर नॉट लगाने की जरूरत नहीं होती। तो ऑप्शन ए में ही पंगा था, तो एरर किस में था, ऑप्शन ए में, बाकी देखने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट में मूव करते हैं, फाइंड द एरर इफ एनी ऑफ द, हाँ एरर देखना है इसमें, खुद भी ट्राई करो यार, वीडियो पॉज करो, आपको मैंने बताया वीडियो पॉज करो। देखो, द ट्रक ड्राइवर वॉज अक्यूज्ड द लेडी फॉर वॉकिंग इन द मिडल ऑफ द रोड, ट्रक ड्राइवर ने लेडी को अक्यूज करा कि वो चल रही थी मिडल ऑफ द रोड में। ठीक है, ट्रक ड्राइवर वॉज अक्यूज्ड द लेडी, वॉज अक्यूज द लेडी, क्या हुआ, ट्रक ड्राइवर ने अक्यूज करा लेडी को, मतलब हैज़ अक्यूज द लेडी आ सकता है, या अक्यूज द लेडी आ सकता है, या वॉज अक्यूजिंग द लेडी आ सकता है, मतलब समझ रहे हो आप। वॉज अक्यूज द लेडी कोई सेंस नहीं मिला, वॉज के साथ देखो यहाँ पर वॉज लगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई हुई है। ये कोई आपका सेंटेंस होता है ऐसे जिसमें वॉज वर्ड लगा और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, या तो भाई यहाँ पर हैज़ कर दे, ठीक है, या तो यहाँ पर हैज़ कर दे कि ट्रक ड्राइवर ने अक्यूज़ करा लेडी को, या सिर्फ अक्यूज़ लिख दे, या फिर आप वॉज कर तो अक्यूजिंग कर दे। तो इसमें वॉज अक्यूज़ जो है वो सेंस नहीं बना रहा, ये आपकी टेंसेस की गलती है। ठीक है, तो टेंसेस का ही ये क्वेश्चन है, तो द ट्रक ड्राइवर वॉज अक्यूज़ जो आपका नहीं आ सकता, तो इसी में एरर है, ऑप्शन ए में एरर है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट देखो, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम फ्रेजेस। तो ईडियम फ्रेजेस का मीनिंग बताना है आपने। टू ब्रिंग टू लाइट, मतलब वो बोलते हैं ना ब्रिंग टू लाइट, मतलब जैसे आपके ऑफिस में कोई घोटाला चल रहा है, कोई करप्शन हो रही है और आप सबको बता देते हो, वही होता है टू ब्रिंग टू लाइट, मतलब लोगों की नज़र में लाना उसको, मतलब रिवील करना, चीज़ों को लोगों की नज़र में लाना मतलब रिवील करना। ठीक है, टू ब्रिंग टू लाइट मतलब रिवील करना, रोशनी में लाना। अपील करना मतलब जब आप अप्लाई करते हो फॉर समथिंग, अपील तो वहाँ पर यूज़ होता है। प्रोवाइड लुमिसेंस मतलब रोशनी प्रोवाइड करना, काइंड ऑफ ये उसके साथ। कंसील का मतलब होता है किसी चीज़ को छुपाना, ये इसी का उल्टा है। रिवील करने का उल्टा होता है कंसील करना, कंसील करना मतलब हाइड करना समथिंग, तो ये आप वहाँ पर देख लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 16 देखते हैं। चूज द अल्टरनेटिव, ये भी ईडियम फ्रेजेस आपका बताएं। टू बाइट द बस, धूल चटाना, वही है ना ये, बाइट द डस्ट मतलब हारना, काइंड ऑफ। ठीक है, जैसे वो पढ़ते थे ना हम कि लक्ष्मीबाई ने, झांसी की रानी ने अंग्रेजों को वो छक्के छुड़ा दिए या धूल चटा दी, काइंड ऑफ, ये वही है टू बाइट द डस्ट।
तो मतलब यहाँ पे इसका मतलब होता है फेल, ठीक है, फेल हो जाना। तो हैव नथिंग टू ईट, ईट रूट्स, रन अवे ऐसा नहीं है, तो फेल हो जाना, टू बाइल द डस्ट इसका मतलब फेल हो जाना काइंड ऑफ, ठीक है। तो ये देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। हाँ, ये आपके आगे कंप्रीहेंशंस, ठीक है। कंप्रीहेंशंस का या तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको करो, वैसे स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं, मैं अब आपको एक एक कंप्रीहेंशन पढ़ के नहीं करवाऊंगा यहाँ पे, इससे आंसर निकालना, क्योंकि फिर तो लेक्चर कहाँ पहुँच जाएगा। इसी पीडीएफ को मैं अभी आपके लेक्चर अपलोड होने से पहले ही टेलीग्राम पे शेयर हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप अभी वीडियो पॉज करो, अभी यही पीडीएफ खोलो, वहाँ से कंप्रीहेंशन देखो और कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन जो 3 है सॉल्व करो। कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन सॉल्व करने का भी तरीका बता देता हूँ। पहले थोड़ा ना, जब भी कंप्रीहेंशन सॉल्व करनी हो पहला क्वेश्चन थोड़ा पढ़ के जाओ, क्योंकि आपका पहला क्वेश्चन पहली 3-4 लाइनों में मिल जाएगा, तो क्वेश्चन पहले ही पढ़ के जाओ। व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन रेबीज, तो रेबीज बीमारी की प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। अगर आपको पता है कि क्वेश्चन क्या है, फिर आप इधर आओगे तो आपको समझ आएगा रेबीज इज स्प्रेड ओनली बाय द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड एनिमल, तो मतलब इन्फेक्टेड एनिमल के कंटेक्ट में आओगे तो उसके बाइट की वजह से होगा, तो मतलब अगर डायरेक्ट कंटेक्ट हो, बाइट मतलब डायरेक्ट कंटेक्ट, तो ये आपका हो सकता है आंसर। इस तरह से आपने पढ़ना, पहले क्वेश्चन देख के जाओगे कंप्रीहेंशन में तो आपके लिए ईजी हो जाएगा उसका आंसर जल्दी मार्क करना। तो 17, 18, 19 और 20 ये सारे क्वेश्चन यहीं से निकलेंगे आपके। इसके साथ हमारा हाफ ऑफ द लेक्चर जो है वो कंक्लूड हो गया। तो 35 मिनट में हमने हाफ ऑफ द लेक्चर कंक्लूड कर दिया। आगे वाले लेक्चर में हमें टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने आपको कुछ चीज़ें जो बताई थी वो पहले ही बता दी, ठीक है। दिस इज़ क्लियर। 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, एक बात मुझे आपसे करनी थी इंपॉर्टेंट। आप बोलोगे सर रोज़ ही कोई ना कोई मुद्दा आप उठा के आ जाते हो, कोई ना कोई मुद्दा, चलो ठीक है, रिफ्रेश भी हो जाते हैं। देखो बात ये है, लास्ट नाइट और उससे पहले भी लेक्चर में मैंने एक चीज़ नोट करी, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अदरवाइज मत लेना, अच्छे वे में समझना मैच्योरिटी से चीज़ों को। एक तो आपको एग्जाम का प्रेशर, बट मुझे कुछ चीज़ें आपको साथ में सिखानी। मैंने कमेंट सेक्शन में एक चीज़ नोट की, मैंने कुछ कमेंट अपने कमेंट सेक्शन से डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ मैंने क्या डिलीट करा। अब आप क्या करते हो, कुछ बच्चे फॉर एग्जाम्पल आप मेरे चैनल से पढ़ रहे हो और मेरे चैनल में कमेंट कर रहे हो कि सर आप अच्छा पढ़ाते हो, दैट्स गुड। आपको अच्छा लगे बुरा लगे, आपको कंप्लीमेंट करना, क्रिटिसाइज करना, यू आर ओपन टू। मैं हमेशा जो है उसको एक्सेप्ट करता हूँ, कंप्लीमेंट एज वेल क्रिटिसिज्म, ठीक है, गुड। बट अगर आप मेरी कमेंट सेक्शन में आके किसी और चैनल के टीचर की बुराई करोगे, दैट्स रॉन्ग। वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। देखो मैं आपको एक चीज़ सीधी, मैंने बहुत सारे कमेंट कल डिलीट करे कि आप अच्छा पढ़ाते हो, वो अच्छा नहीं पढ़ाता। कुछ ने मेरे साथ किसी और का भी लिया कि वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, वो भी ठीक है। आप मेरे चैनल की कमेंट्स में आके किसी की भी अच्छाई करो यार, किसी की भी अच्छाई करो। इनफैक्ट मुझे पता चलेगा, मैं भी देखूंगा कि मतलब मेरे को भी उनसे सीखने को मिलेगा। बट आप मेरे चैनल की कमेंट सेक्शन में किसी की बुराई नहीं करोगे, किसी भी चैनल के टीचर की आप मेरे चैनल पे बुराई नहीं करोगे। एक चीज़ मैं तुम्हें क्लियर कट बता दूं, हर कोई जो पढ़ाता है ना वो अपनी तरफ से अपना बेस्ट देता है, ठीक है। कोई चीज़ पढ़ाने में, कोई पर्सन पढ़ाने में अच्छा होता है, कोई नॉलेज में अच्छा होता है। आप किसी की इंटेलिजेंसी किसी एक चीज़ से जज नहीं कर सकते, ये चीज़ मेरी याद रखना। ऐसे कभी जज मत करो। आप स्टूडेंट्स हो, देखो ध्यान से सुनो, आप स्टूडेंट्स हो, आपके वो टीचर्स हैं। आजकल तो टीचर्स इतने एक्सेसिबल हो गए कि मतलब आप किसी की भी बुराई अच्छाई कर सकते हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की बुराई करो, आप किसी के लिए भी कमेंट नहीं करोगे। ये आपके फ्यूचर के लिए भी अच्छी बात है, ठीक है। ये आपको मतलब ये मॉरल सेंस में आती है। तो मॉरल सेंस, आपकी सिविक सेंस यही कहती है कि आप किसी की भी बुराई नहीं करोगे, कभी भी नहीं करोगे। ये नहीं बोलोगे कि वो अच्छा पढ़ाता है उससे आप अच्छा पढ़ाते हो, ये चीज़ें नहीं करनी होती हैं। इस चीज़ों से कुछ बेनिफिट नहीं मिलता है। आप इधर आके ये बोलो कि वो टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता है, आपको क्या लगता है वो कमेंट देख के मुझे क्या खुशी मिलती है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, 1% नहीं मिलती। इनफैक्ट मुझे तुम पे ही शक होता है कि तुम लोग इधर मेरे सामने किसी की कर सकते हो, कल कहीं जाके मेरी भी कर सकते हो, तो आपकी नेगेटिव इमेज मेरे सामने बनेगी। मैं एक चीज़ गारंटीड कहता हूँ, मैं यहाँ पर जितने भी जम्मू कश्मीर और कहीं के भी पढ़ा रहे होंगे, मैं उनके सामने ज़ीरो पढ़ाता हूँगा, ठीक है। ज़ीरो मानता हूँ मैं खुद को, क्यों? मैंने भी उन्हीं से ही सीखा है। कोई भी होगा, मैंने भी तो किसी टीचर से पढ़ाना ही सीखा है। तो आप सबको ना एडमायर किया करो, हर एक पर्सन जैसा, अगर वो नहीं उस लेवल का पढ़ा पा रहा, आपको लगता है कि नहीं पढ़ा पा रहा है, तब भी आप उनको अप्रिशिएट करो और पॉजिटिव वे में उनको लिखो कि सर अगर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो तो और हमारे लिए आप ऐसे लिखना होता है कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, बट अगर इसमें ये इंप्रूवमेंट हो जाएगी तो हमारे लिए और बेनिफिट। दिस इज द वे टू टॉक। ऐसे नहीं है कि मतलब उस चैनल में वो अच्छा नहीं पढ़ाता है, वो पैसे कमा रहे हैं, दिस दैट। भाई अगर वो आपको लग रहा है वो पैसे कमाए तो नहीं पढ़ो, बट ऐसा मत लिखो। और दूसरी बात, हर कोई जो पढ़ाने आता है वो अपना 100% देता है, ये मैं तुम्हें गारंटीड कहता हूँ। कोई भी पर्सन अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ता पढ़ाते वक्त, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, दूसरी बार ऐसे कमेंट्स नहीं करना, क्योंकि मुझे खुद बुरा लगता है कि आप किसी की बुराई मेरे सामने करोगे तो मुझे वहाँ से कोई हैप्पीनेस नहीं मिलता। वो सैडिस्टिक प्लेजर वाला पर्सन मैं नहीं हूँ, तो ऐसा मत करा करो, ठीक है। इसको पॉजिटिव लेना, अब नहीं मेरे पीछे भी पड़ जाना कमेंट सेक्शन में। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है?
अब जल्दी कंक्लूड करें। पैसिवाइज का क्वेश्चन है हु हैज सीन हिम, भाई इसमें तो आपको तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन मार्क है बाय हुम बाय हुम बाय हुम, ठीक है, करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क है हु है तो पहले हु की जगह बाय हुम ही आएगा, तो वो आ गया। अब देखो ये क्या, आप किसको चेंज कर रहे हो, देखो ध्यान से सुनो, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका पैसिवाइज है। तो पैसिवाइज में मैंने आपको बोला है, पैसिवाइज में अगर इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव में ही रहेगा भाई, इसको तो उड़ा दो, इसको उड़ा दो, ये दोनों तो उड़ा ही दो, क्योंकि ये तो इनको कर गया भाई सिंपल में कन्वर्ट, तो मुझे सिंपल नहीं करना था, ये कोई आपकी नरेशन नहीं है, एक्टिवाइज पैसिवाइज है। दूसरी बात यहाँ पर हैड लगा गया, ये तो टेंस ही चेंज कर गया भाई, हैज का हैड कैसे हो गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मतलब पेन नहीं उठाना चाहिए, सोचना नहीं है, ऐसे कुछ नहीं, रूल्स नहीं देखने होते अगर अच्छे से करा होगा, ठीक है। दिस इज क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ, यहाँ पर इनडायरेक्ट बनाना है, इनडायरेक्ट मतलब आपको नरेशन करनी है। आई सेड टू माई मदर आई विल सर्टनली टेक यू टू बेंगलोर दिस वीक, मैंने अपनी मम्मा को बोल दिया कि मैं तुम्हें श्योरली बेंगलोर लेके जाऊंगा इस हफ्ते, ठीक है। आई टोल्ड माई मदर, ये सब तो ठीक है। यहाँ पर डैट आएगा, यहाँ पर कोई कंजक्शन नहीं लगी है, ये तो गया, डैट लगाया डैट लगाया डैट लगाया, तो इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। आई जो है फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट को देके चेंज होगा, सब्जेक्ट भी आई है तो आई आएगा, यहाँ पे शी लगाया, ये भी उड़ा दो, इसका मतलब इन दोनों में से कुछ एक हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं, उड़ाते उड़ाते चलो आंसर तक पहुँच जाएंगे। आई वुड है, यहाँ पर भी वुड है। सर्टनली, टेक, यू सेकंड पर्सन है, किसको देख के चेंज होगा, मदर को देख के, तो मदर लड़की है तो हर आएगा, हर है। देखो इसने यहाँ पर चेंज नहीं करा तो ये गलत है, ये यही करेक्ट है, ऑप्शन सी द करेक्ट है। क्यों? क्योंकि देखो ना, क्या इसने यहाँ पर ना यू को चेंज नहीं करा, यू सेकंड पर्सन था, मदर को देख के चेंज होना था, इसकी जगह हर आना था, बट इसने लास्ट वाले में देखो यू का यू ही रखा, ये देखो ना यू का यू, यहाँ पर यार यू का यू ही रहा, ठीक है। तो इसका मतलब इसीलिए ये गलत है, यू का यू ही रहा ना, इसलिए ये गलत है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर भी इनडायरेक्ट बताना है। आरती ने कहा आई एम इन अ हरी टुडे, मैं जल्दी में हूँ, ठीक है। तो आरती सेड, डैट आएगा, सब में डैट है तो यहाँ पर तो कोई आप निकाल नहीं सकते। आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट को देखे, आरती लड़की है तो शी आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, आरती जो है लड़की है तो उसके लिए क्या आ जाएगा, शी आ जाएगा, तो ठीक है, यहाँ पर इसको भी उड़ा दो, ये भी गलत हो गया। उसके बाद एम इज एम आर वॉज वर्ड में जाता है, भाई ये सारे गलत हैं, वॉज आता है, शी वॉज इन अ हरी और दैट डे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। टेंस चेंज करना है ना, ये कोई एक्टिवाइज पैसिवाइज नहीं है, ये आपकी नरेशन थी, तो इज एम आर वॉज वर्ड में जाना चाहिए था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24, हमें साइनोनियम बताना है अकम्प्लिश, अकम्प्लिश करना है यार, मैंने वो चीज़ अकम्प्लिश करनी है, अचीव करनी है, ठीक है। तो अचीवमेंट को बोलते हैं, तो अकम्प्लिश के क्या आ जाएगा, अचीव, इसमें तो कुछ है नहीं इतना। अचीव, एडहेयर का मतलब एडहेयर करना होता है किसी आइडिया वगैरह को सपोर्ट करना, ठीक है, उस आइडियोलॉजी को आप सपोर्ट करते हो, कहीं वहाँ पर एडहेयर वर्ड यूज़ होता है। एक्वायर होता है, वो तो समझिए आप किसी को लेना वगैरह। अमास का मतलब होता है, अमास का मतलब होता है किसी भी चीज़ की एक बड़ी क्वांटिटी में उसको इकट्ठा कर देना, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैंने बहुत सारी गाड़ियाँ रखी हुई हैं तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं मास ऑफ कार, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे साइनो, रिलक्टेंट, रिलक्टेंट का मतलब बताना है, आपने सुना होगा यार, रिलक्टेंट मतलब आप किसी चीज़ के लिए झिझक करिए, आप उसके लिए विलिंग नहीं हो, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल आपको कोई बोलता है ना कि आपको कोई प्रपोजल देता है कि यहाँ पर चलते हैं घूमने, आप थोड़े उसमें रिलेक्टेंस दिखा, मतलब आप विलिंग नहीं हो उस चीज़ के लिए। या किसी के कोई भी अगर बोल रहा है कि ये स्टार्ट करते हैं, आप रिलेक्टेंट हो तो मतलब आप अनविलिंग हो, ठीक है। उसके लिए रिलेक्टेंट का मतलब है आप अनविलिंग हो, ठीक है। अमेंडेबल होता है जिसको चेंज किया जा सकता है। इमेंस मतलब होता है बहुत बड़ा या बहुत बढ़िया, काइंड ऑफ इमेंस उसके लिए यूज़ करते हैं। रिडेंडेंट होता है मतलब जो चीज़ आपको नहीं चाहिए, नॉट वांटेड, ठीक है, जो नेसेसरी या वांटेड चीज़ नहीं होती, जो नहीं चाहिए उसके रिडेंडेंट यूज़ करते हैं। एंटोनियम बताना, उल्टा बताना है। डिसीटफुल, धोखा, डिसीट का मतलब ही धोखा होता है ना, धोखा, तो धोखे का उल्टा क्या होगा, यूजफुल, प्लेन, रिजेक्ट, ऑनेस्ट। धोखा देने वाला उसके उल्टा ऑनेस्ट पर्सन ही होगा, तो एंटोनियम पूछा था तो इसका डिसीटफुल का क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट आ जाएगा। ये सिंपल है यार, मैंने वही देखा ना कि सिंपल क्वेश्चन डाले हुए हैं। सिलेक्ट द एंटोनियम ऑफ द वर्ड माइसरी, तो माइसरी जो है इसका एंटोनियम ढूंढना आपने, सॉरी, केयरलेस, जॉय या कंटेंट। तो माइसरी का उल्टा क्या होगा, जॉय, तो ये होता है दुख और खुशी, दुख का उल्टा खुशी। नेक्स्ट देखो सर, हमारी खुशी तो JKSSB ने ले रखी है क्योंकि पढ़ के हम पागल हो रहे हैं, आप कौन सी खुशी की बात करते हो। देखो खुशियाँ भी आ जाएंगी, जो आप सोचे हो नौकरियाँ लेके खुशियाँ होती हैं तो वो भी नहीं है। खुशी प्रोसेस है यार, मतलब जो कर रहे हो उसमें मज़ा लो। अभी आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें मज़ा लो, मैं पढ़ाई करके नौकरी कर रहा हूँ और मेरे को वो काम मैं वो काम करता हूँ जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब मेरे को कंप्यूटर पे काम करना पड़ता है, मुझे कंप्यूटर बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब मेरे को पहले भी मैं अपने चैनल का काम भी ये सब किसी से करवाता हूँ, पर मुझे ऑफिस में करना पड़ता है। आपको लगता है मुझे वहाँ मज़ा आ रहा होगा, काइंड ऑफ ये एक प्रोसेस है। तो अभी आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ने में मज़ा करो, जब नौकरी लगे फिर उसमें मज़े लेना, ठीक है, ऐसा चलता है, ये प्रोसेस है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल यहाँ पर बढ़ना है। ही इज़ डैश
बेस्ट स्टूडेंट ऑफ इन आवर क्लास। भाई सुपरलेटिव डिग्री जहाँ पर देखी ना, मतलब गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट आ गया ना, थर्ड डिग्री जो है सुपर, जहाँ पर भी दिखे तो आंख बंद करके दा लगा देना, सोचना ही मत क्या आर्टिकल कौन सा यूज होगा, वहाँ पर द यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। प्रपोजिशन भरनी है एप्रोप्रिएट आपने। ही इज एडिक्टेड डैश स्मोकिंग, ही इज एडिक्टेड डैश स्मोकिंग, टू आएगा, बाय आएगा, फॉर आएगा, विद। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं, ये फिक्स प्रपोजिशन होती हैं, यहाँ पर एडिक्टेड के साथ हमेशा टू आता है, ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। फिक्स प्रपोजिशन आपको पता होनी चाहिए ना, मैंने आपको एक लेक्चर में पढ़ाया, जब मैंने आपको, जैसे अटेंशन वर्ड है ना, अटेंशन के साथ टू लगता है, एडहेर के साथ टू लगता है, एक्सेस के साथ टू लगता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। जैसे अब्सटेन के साथ फ्रॉम लगता है, अब्सटेन फ्रॉम होता है, डिविएट फ्रॉम, वो इससे डिविएट हो गया। ठीक है, डिराइव फ्रॉम, डिसेंट फ्रॉम, कहाँ से डिराइव हो रही है चीज़ें। ठीक है, अक्यूज्ड ऑफ, ये इस चीज़ के लिए अक्यूज्ड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फिक्स फ्रेजेस होती हैं, आपको आनी चाहिए। ये मैंने प्रपोजिशन वाले लेक्चर में पढ़ाई हुई है, अगर आपको नहीं आती है तो आप मुझे बताना, मैं आपको फोटो वोटो किसी बुक से भेज दूंगा, तो देख के जाना एग्जाम में इंपॉर्टेंट वाली, तो आपको एग्जाम में, ताकि कोई भी फिक्स वहाँ पर आप रूल नहीं लगता, वो आपने नहीं पढ़ा होता कि फॉर वट, वहाँ पे सेंस का कुछ नहीं होता। फिक्स प्रपोजिशन मतलब एडिक्टेशन के साथ टू ही आएगा, तो एडिक्टेड के साथ टू ही लगता है, वहाँ पर कोई ऐसा रूल्स और फॉलो नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, माधव इज गुड एट इंग्लिश, ये तो पहले ही बता दिया, माधव किस में अच्छा है, इंग्लिश में, गुड एट इंग्लिश। ठीक है, देखो जो मैंने कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं ना, आप मुझे उनके आंसर बताओगे। जो मैंने आपको 17 से 20 तक आई थिंक क्वेश्चन दिए हैं ना, उनके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अगर नहीं बताओगे तो इसका मतलब कि आपका पढ़ने का कोई मूड नहीं है। ठीक है, इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर भी मुझे बताओगे। देख लो इस क्वेश्चन को, अभी देखो इस क्वेश्चन की सीक्वेंस बनाओ, कौन सी सीक्वेंस हो सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर भी मुझे 31 का कमेंट सेक्शन में। अब मैं 2-3 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं आपको समझा चुका हूँ ऑलरेडी चीज़ों को करना कैसे है। ठीक है, 32 क्वेश्चन मैं ये बता देता हूँ। देखो क्या कहता है, आपने यहाँ पर देखना है कि सीक्वेंस देखनी है, बेसिकली ये आपने जंबल सेंटेंसेस देखने हैं, यहाँ पर इसकी सीक्वेंस देखनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ हेल्दी डाइट टू स्टे फिट, इट कैन बी डन बाय कंज्यूमिंग फ्रूट। क्यों इतना दिमाग लें, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये SPRQ एंड ड्रिंकिंग इन अ वाटर, और ड्रिंकिंग इन अ वाटर, ये यहाँ से स्टार्ट ही नहीं हो सकता, इसका मतलब पहले कोई इसकी कहानी है। ऑप्शन बी पे चलते हैं, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। PQSR, इसको ट्राई करते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ हेल्दी डाइट टू स्टे फिट, मतलब अच्छे रहने के लिए जो है, फिट रहने के हेल्दी डाइट चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड बोल रहा है, इट कैन बी डन बाय कंज्यूमिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल विच आर एसेंशियल फॉर अ वेल बैलेंस डाइट, ये भी ठीक लग रहा है, तो सेकंड ये हो सकता है। उसके बाद क्या है, एस, एंड ड्रिंकिंग इनफ वाटर इज ऑल्सो क्रूशियल फॉर स्टेइंग हेल्थी। ठीक है, कंज्यूमिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अच्छे से कंज्यूम करोगे तो वो भी ठीक है, और उसके साथ इनफ पानी पियोगे, ये भी अच्छा है, तो थर्ड ये भी हो सकती है। जंक फूड शुड बी अवॉइडेड एज इट कैन हैव नेगेटिव इंपैक्ट, ये भी ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 इस तरह की स्टेटमेंट आपकी, तो मतलब आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। चारों ही स्टेटमेंट को पढ़ के आपकी बिल्कुल सेंस बन रही है, तो यही ऑप्शन बी से ही आपका आंसर निकल जाएगा। इसमें एरर बताओ, देखो एक एरर का क्वेश्चन भी होमवर्क दे रहा हूँ, इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में सेम है यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर, When I was young, I can run faster than मोहन, जब मैं यंग था मैं मोहन से ज़्यादा फास्ट जो है वो मूव कर सकता था, मतलब भाग सकता। इसका भी बता देता हूँ यार। देखो ये पास्ट की बात हो रही है, क्योंकि आपको एक चीज़ समझानी है, पास्ट की बात हो रही है। देखो कैन आपकी कैपेसिटी बताता है, ये करेक्ट है, बट कैन आपकी कैपेसिटी प्रेजेंट में बताता है। किस में बताता है, प्रेजेंट में, बट ये पास्ट की बात है। When I was young, I could run faster than मोहन। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर उसकी पास्ट कैपेसिटी की बात हुई थी, तो कुड आना था यहाँ पर। तो इसमें किस में गलती है, ऑप्शन बी में गलती है। ठीक है, आई कैन रन नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो, फाइंड द एरर, अब ये वाला होमवर्क है। अब एक मैंने पढ़ा दिया ना, आपने एक बताना है। व्हेन द मिनिस्टर वाज शॉट डेड, पीपल वर रन हियर एंड देयर टू सेव देमसेल्व्स। पीपल वर रन, देखो वर लगा हुआ है, वाज है, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, ये कोई सेंस नहीं बनाता है, इसी में गलती है। आप मुझे बताना इसको करेक्ट करके कैसे लिखेंगे, इसको करेक्ट करके। वैसे तो एरर ही बताना था, बट फिर भी आपको इतना पता होना चाहिए। टू हिट बिलो द बेल्ट, टू हिट बिलो द बेल्ट जो है, इस फ्रेज का आपने मीनिंग बताना है। टू हिट बिलो द बेल्ट, टू पनिश, टू टाइट विद द बेल्ट, टू हिट विद द बेल्ट, टू अटैक अनफेयरली। टू हिट बिलो द बेल्ट होता है पनिश करना किसी को, क्या करना, पनिश करना, ये याद कर लेना, पनिश करने के लिए हम यूज़ करते हैं। प्रोज एंड कॉन्स, यार ये तो सबको पता है, प्रोज फायदे नुकसान। ठीक है, मतलब किसी चीज़ के फेवर में और किसी चीज़ के अगेंस्ट जो चीज़ें होती हैं, फॉर एंड अगेंस्ट। आप बोलते हैं ना, एक कोई टॉपिक आता है जिसे हम बोलते हैं इसके फॉर एंड अगेंस्ट लिखो, उसके फेवर में उसके अगेंस्ट चीज़ें लिखो, इसको बोलते हैं प्रोज एंड कॉन्स। पॉजिटिव एंड नेगेटिव किसी चीज़ के लिखना, डाटा नोन है प्रोज एंड कॉन्स। उसके बाद क्या आ गया, कंप्रीहेंशन। तो कंप्रीहेंशन के 3 क्वेश्चन तो आपने मुझे बताने, इनके आंसर में पढ़े हुए हैं, बट पहले क्वेश्चन कंप्रीहेंशन सॉल्व करना, फिर आंसर की से मिलाना।
3 कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन पहले दिए, 3 कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन आप दिए, 6 क्वेश्चन ये हो गए, उसके साथ एक एरर का क्वेश्चन दिया और एक और क्वेश्चन मैंने दिया है। ये 2 क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कंप्रीहेंशन के बता से, बट कंप्रीहेंशन के एटलीस्ट पहले खुद ट्राई करना, उसके बाद नीचे जो आंसर की में डब्बा बना हुआ है, ये नीचे बना हुआ है ना, उसमें देख लेना आप, ठीक है। तो जो आपके जूनियर असिस्टेंट के बच्चे हैं वो तो अब एग्जाम ही देंगे, जो पटवारी के बच्चे हैं इफ़ दे वाना गिव सम काइंड ऑफ OMR बेस्ड मॉक टेस्ट, तो ये 3 मॉक टेस्ट हमने लिए थे, इनका शेड्यूल मत देखो, आप अभी भी दे सकते हो, OMR बेस्ड है, आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी इससे। तो कैसे इनरोल करना है वीडियो में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाना, हाउ टू एनरोल वाली वीडियो में डाल दूंगा, वहाँ से आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ये PDF मैंने वहीं पर डाली है, वहाँ से आपको कंप्रीहेंशन में हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन मिल जाएंगे, फिर आप उसको सॉल्व करते रहें, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, अवेकनिंग क्लासेस नाम पे है, आप टेलीग्राम पे जाके सर्च भी कर सकते हो, अगर नहीं आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से देख लेना। और जो कल और परसों लेक्चर आए ना उनको साथ साथ कवर कर लो, इंपॉर्टेंट है, रिवीजन के लिए आपको बहुत हेल्प मिलेगी वहाँ पर रिवीजन के लिए। और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और क्या चाहिए आप वीडियो आपको, जूनियर असिस्टेंट वालों का तो एक कल का दिन ही बचता है, तो कोशिश करूँगा कुछ ना कुछ ले आऊँगा, अदरवाइज आप पटवारी वाले बताते रहना, कमेंट सेक्शन में बताएंगे, उनको भी बताओ। जूनियर असिस्टेंट वाले अगर आपको कल कोई ऐसी वीडियो चाहिए काइंड ऑफ कि कैसे पेपर में करना है ये वो, तो आप बता देना कमेंट सेक्शन में, आपके लिए लाने की कोशिश करूँगा। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।